गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस सॉल्यूशन के बारे में जो ओस्मोटिक प्रेशर के बेस पे हैं। पहला आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन है जिनका ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम, एट द सेम टेम्परेचर, और इनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, आइसो ओस्मोटिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which have same osmotic pressure at same temperature, सेम टेम्परेचर पे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हुए आइसोटोनिक सॉल्यूशन? वे सॉल्यूशन जिनके पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। These are also termed as iso-osmosis solution, iso-osmotic solution which have same osmotic pressure। ठीक है। उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, अब दो सॉल्यूशन लिए, दोनों का सेम है तो दोनों आइसोटोनिक है। अगर दो में से एक का ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, a solution which have more osmotic pressure, जिसके पास क्या हो? ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो देन अदर, दूसरे से। सेम टेम्परेचर। ठीक है। एक आता है हाइपोटोनिक। A solution which have less osmotic pressure, अब दो सॉल्यूशन लिए, दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो में से अगर एक का ज्यादा है, हाइपरटोनिक, जिसका ज्यादा है, जिसका कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस के। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। पहला है, जो प्लांट है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट। किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये कॉन्सेप्ट काफी सेटिस्फाई करता है हमें। कैसे? अब जैसे ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, लेकिन प्लांट में वाटर कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। क्यों जा रहा है वो? ऑस्मोसिस की वजह से। जबकि ये एक कॉन्सेप्ट अलग हो गया, भाई ऊपर कैसे जा रहा है वाटर विदाउट एनी प्रेशर। तो वो प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंसंट्रेशन है सेल सेप की इनसाइड रूट हेयर सेल, it is because
the concentration of cell sap inside root here। जो अपनी जड़ें होती हैं, जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सेल होती है, सेल मटेरियल होता है। ध्यान से समझेंगे इसको। प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से, और अपवर्ड जा रहा है वाटर, जबकि ग्रेविटी नीचे लग रही है। क्यों? ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हुई रूट्स के अंदर ज्यादा। It is because the concentration of cell sap inside root hair cell is more than water present outside the root। अब ध्यान से समझेंगे इसको, बार बार बता रहा हूं। जैसे ये जड़ें हैं, अंदर क्या है कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर क्या है कम। अब आपको पता है ओस्मोसिस कहां से कहां होते हैं। अब जड़ें हैं, जड़ों में क्या होंगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होंगी। तो बाहर क्या है कंसंट्रेशन कम, सोलवेंट है, बाहर वाटर है। अंदर क्या है? सेल सैप, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा। तो ओस्मोसिस की वजह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से वाटर कहां फ्लो करेगा? इनसाइड रूट। तो इस तरह से वाटर ने प्लांट ने क्या किया? वाटर एब्जॉर्ब किया। अब जो वाटर इसने एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने, वो बॉडी में मूव करता है और कहां ट्रेवल करता है? इवन रीचेस द टॉप ऑफ द टाल ट्री। किसकी वजह से? ओस्मोसिस की वजह से। वाटर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स ट्रेवल टू डिफरेंट part of plant and even reaches the top of a tall tree due to osmosis। अब कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? चलो बाहर तो सोलवेंट था, अब जड़ों में तो सेल सैप भी है, तो ऊपर क्यों? क्योंकि ऊपर जो कंसंट्रेशन है स्टार्च है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा है, ग्रीन लीव्स है, ऊपर वाले जो जितने भी मटेरियल होता है, जितना भी भाग होता है प्लांट का, वो हरा होता है, ठीक है। तो क्या होगा? ऊपर कंसंट्रेशन और भी ज्यादा होगी जड़ों की बजाय। तो अब कहाँ ट्रेवल करेगा वो? जड़ों से पत्तों तक, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सेकंड एप्लीकेशन हुई। थर्ड है अपनी एप्लीकेशन जो डिफरेंट मूवमेंट होती है प्लांट की, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग होती है फ्लावर की, वो भी किसकी वजह से होती है? ओस्मोसिस की वजह से। डिफरेंट मूवमेंट ऑफ प्लांट्स सच एज ओपनिंग एंड closing of flower is due to osmosis। ये भी किसकी वजह से होती है? osmosis की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है जो जर्मिनेशन होता है सीड का, वो भी osmosis की वजह से होता है, अंकुरण होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब जो सीड है उसके बाहर क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जैसे ही क्या किया जाता है, आपने देखा होगा भाई, जितने भी बीज बोए जाते हैं तो खेत में नमी होनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। क्यों? जैसे आपने बीज को क्या किया? मिट्टी में दबाया, जो नमी है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ एंटर करेगी? प्लांट की बॉडी में। और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि जो बीज है उससे पौधा बनने के बाद वो खाली हो जाता है, खोखला हो जाता है अंदर से। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो भी हमारे प्रोटीन थे, वो प्रोटीन कहाँ यूज हो गए? प्लांट की ग्रोथ में। उसके बाद वो बीज क्या रह जाता है? खाली। कभी भी देखना आप,
आम का पौधा है, नीचे जो भी बीज होता है उसका आम का, वो खाली मिलेगा पौधा उगने के बाद, क्योंकि उसके अंदर जो वेरियस प्रोटीन थे दे आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ। जब तक पौधा फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं होता वो सारा मटेरियल पौधा यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट एक है कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये अपनी एप्लीकेशन हो रही है ओस्मोसिस की। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो भी जितनी भी अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुई थी उनके कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल में कहाँ पे यूज होंगे वो। नेक्स्ट है ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। RBC when placed in water is due to osmosis। RBC होता है रेड ब्लड सेल। जब इसको वाटर में रखा जाता है तो ये फट जाती है, किसकी वजह से? ओस्मोसिस की वजह से। इसके इनसाइड क्या होगा? वाटर फ्लो होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ है ये फर्स्ट, 3 हम एग्जांपल करेंगे इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया NaCl लिया 0.91%, NaCl लिया 0.91%, इसको आइसोटोन किया ह्यूमन आरबीसी के साथ, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहा? सेम। इस सॉल्यूशन में क्या होगा? आरबीसी ना तो स्वेल होगी ना श्रिंक होगी। व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन 0.91% सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक solution of pure NaCl, तो क्या होगा? RBC neither shrink nor swell, ना तो RBC सिकुड़ेगी ना ही फूलेगी, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम। अब क्या करेंगे? प्योर NaCl सॉल्यूशन लिया अगेन, अब कंसंट्रेशन है 0.91% से लेस, 0.91% थी यहाँ, अब क्या ली कंसंट्रेशन? 0.91 से लेस, तो क्या बोलेंगे इस सॉल्यूशन को? हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन इतनी है। तो आरबीसी इसमें रखेंगे, आरबीसी क्या होंगी? स्वेल होंगी। Solution of NaCl with the concentration less than कितने से? 0.91%। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इस सॉल्यूशन को? हाइपोटोनिक, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इसके पास क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा वो भी बता देता हूं। पाई किसके इक्वल है? CRT, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन कम ली है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। यूजुअल कॉमन सी बात है ये, ठीक है। जितनी कम कंसंट्रेशन उतना कम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब सॉल्यूशन लिया NaCl का, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है? 0.91% से लेस, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन is called हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? हाइपोटोनिक, कम ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों? कंसंट्रेशन कम ली है। when RBC is placed in this solution क्या होगी? RBC will swell, फूल जाएगी, एंड इवन ब्रस्ट, फट भी सकती है। ऐसा क्यों हुआ? बाहर कंसंट्रेशन क्या है? कम, अंदर क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा। आरबीसी है, आरबीसी कम
किसकी लिया कंसंट्रेशन? NaCl सॉल्यूशन के 0.91% से कम कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? कम। अब हमें पता है जहां कम कंसंट्रेशन होती है वहां से सॉल्वेंट कहां फ्लो करेगा? जहां ज्यादा है, तो वाटर विल फ्लो इनसाइड। तो इससे क्या होगा? आरबीसी में वाटर इकट्ठा होगा, वो क्या होगी? स्वेल हो जाएगी और इवन ब्रस्ट और फट भी सकती है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, a solution of NaCl with concentration more than 0.91%, इसको क्या बोलेंगे? अभी डिस्कस किया था हमने, हाइपरटोनिक, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आरबीसी प्लेस की, व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन, क्या होगा? आरबीसी विल श्रिंक, सिकुड़ जाएंगे। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत ज्यादा बार आते हैं। वो पूछता है व्हेन RBC is placed in NaCl solution having concentration more than 0.91%, RBC will swell, will shrink, neither shrink nor swell, none of these। तो ऑप्शन क्या रहेगा? जब कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो क्या होगा? वाटर इनसाइड से आउटसाइड फ्लो करेगा, आरबीसी क्या होगी? श्रिंक होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट है अपना एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। टॉपिक अपने आज कंप्लीट हो जाएंगे सभी। न्यूमेरिकल कल देखेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ बच्चे अपने आप भी ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे इन टेक्स्ट। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अब हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब मोलिकुलर मास हमने निकाला किसी सब्सटेंस का, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, और वो डिफरेंट आता है थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो उस मास को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। व्हेन द molecular mass of a substance calculated by using any colligative property comes out different, क्या है? अलग आए। किससे अलग आए? फ्रॉम थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या कह रहा है? जब हमने मोलिकुलर मास निकाला किसी भी सब्सटेंस का, किसका यूज करके, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने 4 डिस्कस की थी उनका यूज करके, और वो क्या आता है? डिफरेंट, अलग आता है। किससे? थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से। देन मास इज कॉल्ड, जो कैलकुलेट किया वो मास क्या बोलेंगे उसको? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। उस मास को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कौन से सब्सटेंस दिखाते हैं? एबनॉर्मल molecular mass is shown by the flowing substance. क्या है वो सब्सटेंस? क्या हो रहा हो जब? when solution is non ideal, जब सॉल्यूशन क्या हो? नॉन आइडियल हो,
उसके बाद या सोल्यूट क्या कर रहा हो, एसोसिएशन कर रहा हो या डिसोसिएशन कर रहा हो, तो उन कंडीशन पे क्या होता है, जो अपना सबस्टांस है वो क्या शो करेगा, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। और यहाँ पे एक टर्म आएगी अपनी वान होफ फैक्टर, काफी यूजफुल है। सॉल्यूशन क्या हो अपना, सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के लिए क्या कंडीशन थी, जो डाइल्यूट ना हो, सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट ना हो, क्योंकि सभी आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, डाइल्यूट। ये भी कंडीशन ले सकते हैं, सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। सेकंड कंडीशन क्या है, मोलिकुलर मास एबनॉर्मल आने की, वो कंडीशन ये है कि सोल्यूट क्या कर रहा हो, एसोसिएशन, व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, जब सोल्यूट एसोसिएशन कर रहा हो सोलवेंट के साथ। थर्ड, व्हेन द सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन, सोल्यूट में क्या हो रही है, सोल्यूट क्या कर रहा हो, डिसोसिएशन कर रहा हो। ठीक है, अब आती है टर्म वांट होफ फैक्टर। एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना हुआ, वांट होफ फैक्टर। वांट होफ फैक्टर क्या है, रेशो है, किसका रेशो है, नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। या आप क्या कर सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई से डिनोट करेंगे इसको, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी आपने एक बात देखी थी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। कई बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, पाई किसके इक्वल था, सीआरटी में ऑस्मोटिक प्रेशर लेता हूँ भाई, कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, आरटी, मास बाय मोलर मास, और ये मास सोल्यूट का, ये सोलवेंट का, डब्ल्यू ले लेते हैं। तो आपने क्या देखा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है पाई, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या आ रही है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है एम के, मोलर मास के। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह क्या आ सकता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास बाय 1 बाय नॉर्मल मोलर मास। आप ऑब्जर्व की जगह एबनॉर्मल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से, एबनॉर्मल ही तो है वो, ऑब्जर्व किया किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो यहां क्या बनेगा मोलर मास की टर्म में, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड कह लो या एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आई का है जो, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर और आफ्टर की टर्म में। तो आई की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन
और डिसोसिएशन, ये भी फॉर्मूला आपका यूज होगा न्यूमेरिकल में। तो ये अपना वांट हो फैक्टर हुआ, लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का। अभी 3 वैल्यू आती हैं आई की, वांट हो फैक्टर की 3 वैल्यूज आती हैं। कब यूज होता है वांट हो फैक्टर, किस लिए यूज होता है? एक्सटेंट देखने के लिए कि कितना एसोसिएशन हुआ है, कितना डिसोसिएशन हुआ है। वांट हो फैक्टर का क्या फॉर्मूला आपने देखा? फॉर्मूला था ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल। ऑब्जर्व को हम एबनॉर्मल भी बोल सकते हैं, जो हमने किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके निकाला है। अभी आई की 3 वैल्यू है। आई की वैल्यू 1 हो सकती है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, आई की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। आई की वैल्यू 1 कब होगी? जब सोल्यूट ना तो एसोसिएशन कर रहा है ना डिसोसिएशन कर रहा है। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्या होगी? जब डिसोसिएशन हो रहा है, ज्यादा मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, हमने वही तो किया भाई, आई की वैल्यू यही तो निकाली थी, मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बाय मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन हो रहा है, मान लो डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा? डिसोसिएशन होने से ज्यादा मोल्स बनेंगे। आफ्टर डिसोसिएशन ज्यादा मोल्स कम मोल्स, आई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। ठीक है, आई की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी? जब एसोसिएशन होगी। एसोसिएशन होगी तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन, जुड़ रहे हैं, कम बनेंगे, जुड़ के तो कम बन जाएंगे वो, कम मोल्स बाय ज्यादा मोल्स। आई की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, आई की वैल्यू 1 कब होगी? जब सोल्यूट ना तो एसोसिएशन कर रहा है ना ही डिसोसिएशन। अगर वो एसोसिएशन कर रहा है, एसोसिएशन करने से क्या होगा? ज्यादा मोल्स जो अपने एसोसिएशन के बाद है, उन मोल की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी, डिवाइडेड बाय एसोसिएशन से पहले मोल क्या थे? ज्यादा। कम वैल्यू डिवाइडेड बाय ज्यादा वैल्यू, आई की वैल्यू लेस देन 1। डिसोसिएशन हो रहा है, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएंगे टूटने के बाद, कम मोल, आई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।